चलो दोस्तों, ये हमारा चौथा वीडियो है जहाँ पर हम लोग साम्यवाद, प्लेटो के साम्यवाद को पढ़ेंगे। प्लेटो के साम्यवाद को पढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोगों को पता है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दिया जाए कि जो क्लासेस हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का जो पेपर है उसके लिए पॉलिटिकल साइंस को मद्देनजर रखते हुए ये क्लासेस ली जा रही हैं और इससे आप हरियाणा पीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है उसमें भी इसका लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों, ये जो क्लासेस हैं ये 8-10 क्लासेस यूट्यूब पर अपलोड होंगी। इसके बाद ये पेड है, क्योंकि पेड है तो इसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। बहुत ही मिनिमल प्राइस रखा गया है, 499 रुपये। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8461973948 पर मैसेज करके इस कोर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पे फ़ोन पे या गूगल पे करके आप 499 का मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और आप इस कोर्स से जुड़ जाएंगे। चलिए साम्यवाद को पढ़ते हैं देर न करते हुए। तो हमने पढ़ा था कि जो प्लेटो क्या कहता है कि शिक्षा मानसिक रोगों का मानसिक इलाज है। शिक्षा मानसिक रोगों का मानसिक इलाज है, यानी कि शिक्षा के माध्यम से हम लोगों के एक प्रकार से मस्तिष्क में या लोगों को इंटरनली उनके बिहेवियर में चेंज लाके उनको एक प्रकार से संयम सिखाएंगे। लेकिन अब आप जानते हैं कि हर व्यक्ति अंदर से सही नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस भी रखने पड़ेंगे। तो प्लेटो ने जो चेक्स एंड बैलेंसेस की बात की है वो साम्यवाद के माध्यम से की है। और ये साम्यवाद दोस्तों, जो प्लेटो का साम्यवाद है, ये केवल और केवल जो संरक्षक वर्ग है, संरक्षक वर्ग यानी कि संरक्षक वर्ग में कौन कौन आएगा, पिछले वीडियो में बताया था, फिलोसफर किंग प्लस जो सैनिक वर्ग है, उसके लिए ये साम्यवाद का कॉन्सेप्ट देता है। तो साम्यवाद जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ये मार्क्सिज्म से रिलेटेड है। जब हम मार्क्सिज्म को पढ़ेंगे आगे चल के तो साम्यवाद वहां पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन प्लेटो ने बहुत साल पहले ही, हजारों साल पहले ही साम्यवाद की चर्चा कर दी थी। हालांकि जो वर्तमान साम्यवाद है वो कहीं ना कहीं अलग है। क्यों? क्योंकि जो मार्क्स है ये मटेरियलिस्ट थिंकर था और ये मैटर को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता था, जबकि हम देखते हैं कि जो प्लेटो है ये आइडियलिस्ट थिंकर है और ये आइडिया को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। तो जो वर्तमान साम्यवाद है वो एग्जैक्टली प्लेटो के साम्यवाद से नहीं मिलता है ना। क्यों? क्योंकि इसमें साम्यवाद को स्टैब्लिश करने में हमें, अगर वर्तमान साम्यवाद की बात की जाए, मार्क्सिस्ट साम्यवाद की बात की जाए, तो वो क्रांति की बात करता है, जबकि प्लेटो क्रांति वगैरह की बात नहीं करता है। जो मार्क्स है वो राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है, आर्टिफिशियल एक प्रकार से संस्था मानता है और इसे शोषक वर्ग का हथियार मानता है, जबकि प्लेटो राज्य को एक प्रकार से प्राकृतिक मानता है और व्यक्तियों के कल्याण के लिए, व्यक्तियों के वेलफेयर के लिए राज्य का निर्माण हुआ है। तो कुछ ऐसी बातें प्लेटो करता है। तो जो वर्तमान साम्यवाद है प्लेटो का साम्यवाद है उसमें अंतर है। तो इसलिए हम प्लेटो को पहला साम्यवादी नहीं कह सकते हैं इस संदर्भ में। क्यों? क्योंकि उसके साम्यवाद का जो औचित्य था वो वर्तमान के जो साम्यवाद है उससे मेल नहीं खाता है। तो खैर, जो मार्क्स का जो साम्यवाद है उसको हम आगे चल के जब मार्क्स एज अ थिंकर पढ़ेंगे या मार्क्सिज्म एज अ आइडियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर और भी इसी तरीके से समझेंगे, तो आपको और ज़्यादा जो अंतर है प्लेटो के साम्यवाद में और मार्क्स के साम्यवाद में उसको समझ में आएगा। लेकिन अभी हम लोग प्लेटो के साम्यवाद को पढ़ लेते हैं। तो प्लेटो ने सैनिक शिक्षा, स्त्री पुरुष समानता व परिवार व संपत्ति का साम्यवाद स्पार्टा से लिया। स्पार्टा, ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये एथेंस जहाँ पर प्लेटो रहता था उसका ये राइवल स्टेट था। और जो सैनिक है ना, सैनिक शिक्षा है, स्त्री पुरुष समानता है और जो संपत्ति व परिवार का साम्यवाद है ये स्पार्टा से लिया गया सिस्टम है। स्पार्टा में यही सिस्टम प्रचलित था। संरक्षक वर्ग को दो चीजें भ्रष्ट करती हैं, एक कंचन और दूसरा कामनी। कंचन यानी वही पैसा, पद, सम्मान, ये सब चीजें, और दूसरा है कामनी यानी वही परिवार या एक प्रकार से विवाह की जो परंपरा है, स्त्री है, ये दो चीजें एक संरक्षक वर्ग है यानी जो सैनिक वर्ग है और फिलासफर किंग का वर्ग है, दार्शनिक शासक का वर्ग है, उसको ये प्रभावित करती है। तो
प्लेटो कहता है कि जो फिलोसफर किंग है उसमें रीजन डोमिनेट करेगा, लेकिन हर व्यक्ति में रीजन होता है, क्योंकि जो फिलोसफर किंग बनेगा वो एक प्रकार से उसके अंदर जो रीजन है डोमिनेट करेगा। लेकिन फिर भी अगर हम कहते हैं उसके पास, फिलोसफर किंग के पास 90% रीजन है, लेकिन 10% कहीं ना कहीं उसके अंदर एपेटाइट है, तो उस एपेटाइट को उसके ऊपर हावी ना हो पाए, इसलिए साम्यवाद प्लेटो साम्यवाद लाता है। ठीक है, तो यह साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग के लिए है, वही फिलोसफर किंग प्लस किसके लिए, जो सैनिक वर्ग है उसके लिए है। सबसे पहले जो प्लेटो है वो संपत्ति के साम्यवाद की बात करता है। प्लेटो क्या कहता है कि संपत्ति साझी होगी, निजी संपत्ति नहीं होगी। अब निजी संपत्ति नहीं होगी इसका मतलब ये नहीं है कि जो फिलोसफर किंग है, ये जो सैनिक है, वो अपने पर्सनल चीजें भी नहीं एकत्रित कर सकता, नहीं, वो अपनी जो पर्सनल चीजें हैं, रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं, वो इकट्ठा कर लेगा, है ना, लेकिन वो उतना ही इकट्ठा करेगा जितना कि उसके इंडिविजुअल यूज के लिए आवश्यक हो। ऐसा नहीं है कि वो अपना घर ही भरना स्टार्ट कर दे। फिर जो संपत्ति, जो संरक्षक वर्ग है, संपत्ति का त्याग करेगा, और संपत्ति पर अधिकार किसका होगा, उत्पादक वर्ग का, या जो मेन ऑफ कॉपर होंगे उनका संपत्ति पर अधिकार होगा। वो संपत्ति रख सकते हैं, वो स्त्रियां भी रख सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए साम्यवाद नहीं होगा। ये साम्यवाद किसके लिए, संरक्षक वर्ग के लिए है। क्यों? क्योंकि जो हाई पोजीशन है राज्य की, वो कौन होल्ड कर रहा है, यही संरक्षक वर्ग होल्ड कर रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि ये संयमित रहे, ये मान मर्यादा से काम करे। तो संपत्ति का साम्यवाद होगा, यानी कि जो फिलोसफर किंग है या जो संरक्षक वर्ग है उसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी ना, पर्सनल यूज की चीजें तो होंगी, लेकिन वो संपत्ति को इकट्ठा करने जैसा उनके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं। फिर दूसरा है परिवार, चूंकि कंचन पहली चीज है जो संरक्षक वर्ग को प्रभावित करती है, तो कंचन का इलाज कर दिया गया है कि निजी संपत्ति नहीं होगी। उसके बाद परिवार एवं स्त्रियों, जो ये कामनी का जो कॉन्सेप्ट है, कामनी जो दृष्टि करती है, वो दूसरा है, उस पर रोक लगाने के लिए ये परिवार एवं स्त्रियों के साम्यवाद की चर्चा करता है। और इसका उद्देश्य क्या था, नगर की एकता। नगर की एकता क्यों? क्योंकि फिलोसफर किंग्स प्लस फिलोसफर जो क्वींस होंगे, उनकी अपनी कोई उनका कोई अपना पति नहीं होगा, उनकी कोई पत्नी नहीं होगी, या उनके बच्चे नहीं होंगे, तो वो पूरे राज्य के जो बच्चे हैं उनको अपना बच्चा मानेंगे, तो इससे नगर में एकता फैलेगी। इस बात का एक प्रकार से प्लेटो आह्वान करता है, और नगर की एकता इसका उद्देश्य था समाज में व्याप्त करना परिवार एवं स्त्रियों के साम्यवाद से। तो राज्य में कलह व क्रांति का मूल कारण क्या है? प्लेटो शासक वर्ग की आपसी कलह को मानता है। और शासक वर्ग में आपसी कलह क्यों होती है? क्योंकि जैसे मान लो कोई शासक है, वो चाहता है कि मेरा बेटा बने, है ना, तो आपने देखा होगा बहुत सारे साम्राज्य इसी में ढह गए कि जो शासक था वो अपने बेटे को बनाना चाहता था, शासक के जो भाई था वो भी अपने बेटे को बनाना चाहता था, चाचा भतीजे लड़ गए, कभी भाई लड़ गए, तो इस चीज को वो दूर रखना चाहता है, क्योंकि कोई किसी का बेटा ही नहीं होगा तो उसे प्रोजेक्ट ही क्यों करेगा। भारत की वर्तमान परिस्थिति आप देख सकते हैं, है ना, कि जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस में जो राजीव गांधी का परिवार था ना, उससे आगे चल के एक प्रकार से जो अभी राहुल गांधी है, तो ये मोदी और जो योगी हैं, इनके ऊपर एक प्रकार से ये यही फायदा, या एक प्रकार से यही जो नैरेटिव तैयार करते हैं ना कि हम किसके लिए कमाएंगे, जब हमारे आगे पीछे कोई है ही नहीं तो हम किसके लिए कमाएंगे, हम भ्रष्टाचार क्यों करेंगे, है ना। तो ये बात है। तो अगर आपसी कलह नहीं होगी लोगों में तो राज्य में एकता बनी रहेगी। और आगे चल के जो प्लेटो है ये क्या कहता है कि जो संरक्षक वर्ग है, संरक्षक वर्ग में भी ये मोस्टली फिलोसफर किंग का जो दार्शनिक शासक है उस वर्ग की बात करता है। तो वो नियंत्रित सहवास करेंगे, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग होगी, यानी कि जो एबलेस्ट ऑफ मैन होंगे और एबलेस्ट ऑफ वुमेन होंगी, वही केवल एक प्रकार से सहवास या सेक्स कर पाएंगे। हर व्यक्ति को सेक्स करने की अनुमति भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्लेटो का मानना था कि हमें एक ऐसी एथेनियन नस्ल बनानी है जो कि सर्वश्रेष्ठ हो हर काम में। तो उसके लिए जरूरी है कि एबलिस्ट लोग ही सहवास करें। और उसका मानना था, आगे चल के हम यूजेनिक्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे, यानी कि जो यूजेनिक्स मतलब कि आप केवल और केवल जो अच्छी ब्रीड है उसी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे जो सो कॉल्ड जो आर्यन रेस का कॉन्सेप्ट था किसका, हिटलर का, वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित था कि हम एबलिस्ट लोगों को ही इस धरती पर या राज्य का नागरिक बनाने
देंगे। और उसका इवन यहाँ तक कहना था प्लेटो का कि अगर कोई कमजोर संतान पैदा होती है तो उसे मार देना चाहिए, उसे मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि समाज में जो कमजोर व्यक्ति हैं वो बोझ बने, है ना। तो संरक्षक वर्ग राज्य नियंत्रित सहवास करेंगे जिससे सबल संतानें एबलेस्ट है ना जनरेशन पैदा होगी, जो सबकी होगी, उनका पालन और शिक्षा राज्य करेगा। तो क्योंकि जो एक प्रकार से राज्य नियंत्रित सहवास होगा और हर व्यक्ति सहवास कर भी नहीं पाएगा, तो अब जैसे मान लो एक पुरुष है ना, उसकी कई पत्नियां हैं, एक पत्नी है उसके बहुत सारे ना पुरुषों के साथ संबंध है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये किसका बेटा है। तो जो दार्शनिक वर्ग होगा, चाहे वो दार्शनिक राजा हो या दार्शनिक रानी हो, वो सभी को, जो बच्चे पैदा होंगे वो सभी को अपने बच्चा मानेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कौन मेरा बेटा हो, तो वो सभी को अपना बच्चा मानेंगे, है ना। तो और इनका जो लालन पालन का काम है ये कौन करेगा? राज्य करेगा, राज्य, और राज्य ही उनकी शिक्षा का काम करेगा। प्लेटो ने दार्शनिक रानियों की भी चर्चा की है और यहीं से हमें यूजेनिक्स का कॉन्सेप्ट मिलता है, इसकी आगे चल के हिटलर जैसे लोगों ने इसका प्रयोग किया है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इस कोर्स की एक और महत्वपूर्ण जो विशेषता वो है ये है, जैसे हमने प्लेटो को समाप्त किया तो प्लेटो के ऊपर एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, है ना। तो आप अपने प्रश्न यहाँ से लिख सकते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही, और अपन गूगल मीट या जूम मीट के माध्यम से उसको समझ लेंगे। तो आई थिंक ये क्लियर है यहाँ से। फिर है उदात्त झूठ, नोबल झूठ। तो हमने एक जगह पढ़ा था कि अगर हमें लोगों पर नियंत्रण करना है या लोगों के विद्रोह को दबाना है, और जो एक प्रकार से सैनिक वर्ग है और उत्पादक वर्ग है, उसे ये बात मनवानी है, फिलोसफर किंग अपनी बात मनवा सके, उसके लिए जरूरी है कि आप नोबल झूठ फैलाइए। नोबल झूठ किस चीज का? कि वही बात है कि जो, या इसे हम क्या कह सकते हैं, धातुओं और धरती से जन्मे लोगों का मिथक कह सकते हैं, कि जो फिलोसफर किंग है वो ये उदात्त झूठ फैलाएगा कि कुछ लोग गोल्ड के बने हुए हैं, तो गोल्ड के हम बने हुए हैं इसलिए हम फिलोसफर किंग बन गए हैं। आपके अंदर सिल्वर जो मेटल है वो डोमिनेट करता है इसलिए आप सैनिक वर्ग में आ गए हैं, और कुछ के अंदर कॉपर ना विद्यमान है इसलिए वो उत्पादक वर्ग में आ गए हैं। तो अब आप जिस श्रेणी में हैं उस श्रेणी में अपने कर्तव्य का निर्वाहन करिए। अब आप बहुत एक प्रकार से उचकिए नहीं कि हम शासन सत्ता में आएंगे, या आप अराजकता मत फैलाइए। तो दार्शनिक शासक को इस महान झूठ का प्रचार करना चाहिए कि दार्शनिक लोग सोने से बने हैं, साहसी चांदी से, और तृष्णा वाले जो वर्ग है वो कांचे से बना हुआ है। तो इससे क्या होगा? इससे समाज में एक हायरार्की डेवलप हो जाएगी, है ना, कार्यों का विभाजन हो जाएगा, श्रेणीबद्धता हो जाएगी, ये चीजें हैं। नित्शे व रसेल ने इसका विरोध किया है। क्यों? क्योंकि इससे हम एक रेजिमेंटेड सोसाइटी की स्थापना कर देते हैं कि जो जिस क्लास में है वो रहेगा। जैसे भारत में जो जाति व्यवस्था थी वो भी कुछ इसी प्रकार का सिस्टम था कि अगर आप ब्राह्मण घर में पैदा हुए हैं तो आप ब्राह्मण ही बनेंगे, और अगर शूद्र पैदा हो गया तो आप शूद्र ही बनेंगे। तो आपकी जो कैटेगरी है वो एक प्रकार से डिफाइन कर दी गई, आपके कार्य उस प्रकार से डिफाइन कर दिए गए। तो आपके पास फ्रीडम कहाँ रही, फ्रीडम ऑफ चॉइस कहाँ रही, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन कहाँ रहा? वो गलत हो जाता है। इस चक्कर में जो निश्चय है और रसेल है इसने इसका विरोध किया है, और आप लोगों को भ्रम में रख रहे हैं शासन करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं गलत ही तो है ये बात। फिर है प्लेटो की एक अन्य पुस्तक थी राजमर्मज्ञ या स्टेट्समैन, ये प्लेटो की नेक्स्ट पुस्तक थी। तो इसमें बेसिकली जो राज्यों का वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है, उसने राज्यों को कैटेगराइज किया। और अरस्तु ने, आगे चल के हम अरस्तु के राज्यों का वर्गीकरण देखेंगे, तो इवन अरस्तु ने भी अपने राज्यों का वर्गीकरण कहीं ना कहीं प्लेटो से ही उठाया है, या प्लेटो की जो स्टेटमेंट है उससे उठाया है। थोड़ा बहुत उसने चेंज जरूर किया है, लेकिन हाँ प्लेटो से ही ये प्रभावित था। तो इस पुस्तक में जो प्लेटो है उसने 4 प्रकार की सत्ताएं बताई हैं जो पूर्ण नहीं है। परफेक्ट किसको मानता है? वो परफेक्ट तो आइडियल स्टेट मानता है जो कि फिलोसफर किंग के द्वारा रूल होगा, लेकिन इसके अलावा वो 4 प्रकार की और सत्ताएं बताता है। एक तो डेमोक्रेसी है, दूसरा है डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है? ये धर्म द्वारा या धार्मिक गुरुओं द्वारा
एक प्रकार से रूल्ड संस्था होगी। ओलिगार्की, इसमें कुछ कुलीन तंत्र का इसमें शासन होगा। डेमोक्रेसी में आप जानते हैं कि एक प्रकार से प्लेटो तो इसे है ना गवर्नमेंट ऑफ इग्नोरेंस बोलता है ना, इग्नोरेंस, गवर्नमेंट ऑफ इग्नोरेंस बोलता है, लेकिन ठीक है डेमोक्रेसी भी है जो कि पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो प्लेटो है इसको अराणियों का शासन बोलता है। टायरनी, निरंकुशता, तो ये भी, इसको भी ये एक प्रकार से सही नहीं मानता है ना? जो बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म का कॉन्सेप्ट देता है, यानी निरंकुशता तो होगी है ना, जो फिलोसोफर किंग होगा निरंकुश तो होगा, लेकिन पूर्ण निरंकुश नहीं होगा। ये इसकी जो निरंकुशता होगी प्रजा के हित में होगी। ये बातें प्लेटो करता है। और स्टेट्समैन में इसकी जो मुख्य विशेषता क्या है, राज्यों का वर्गीकरण ही इसकी मुख्य विशेषता है। तो इसमें राज्यों को दो आधारों पर बांटा गया है, पहला लॉफुल स्टेट और दूसरा अनलॉफुल स्टेट। तो ऐसे स्टेट्स जो लॉफुल हैं और ऐसे स्टेट जो अनलॉफुल हैं। अब लॉफुल और अनलॉफुल में भी शासकों की संख्या के आधार पर चीजें आगे बांटी गई। तो अगर एक व्यक्ति का शासन है और वो लॉफुल है तो वो मोनार्की होगी, राजतंत्र होगा, है ना। एक व्यक्ति का शासन है और अगर वो लॉफुल है तो वो क्या होगा, राजतंत्र होगा, शासन का स्वरूप। कुछ व्यक्तियों का शासन है अगर, तो ये कुलीन तंत्र होगा, जिसे एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है, अंग्रेजी में एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। और वहीं अगर बहुत लोगों का शासन हो गया तो ये प्रजातंत्र कहलाएगा। तो बहुत लोगों का, और बहुत लोग कैसे लोग, इग्नोरेंट लोग, है ना। तो ऐसे लोगों का शासन क्या कहलाएगा, प्रजातंत्र कहलाएगा। और यहीं से हमें टायरनी ऑफ मेजोरिटी देखने को मिलेगी। फिर है कानून से संचालित, लॉफुल स्टेट, कानून से संचालित होने वाले राज्य। तो इसमें शासकों की संख्या अगर एक होगी तो ये टायरनी होगी, निरंकुशता होगी, टायरनी होगी। एक व्यक्ति का शासन होगा और वो जो चाहेगा अपने हिसाब से कर लेगा या करवा लेगा। कुछ व्यक्तियों का शासन, तो इसे ओलिगार्की कहा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये अनलॉफुल स्टेट है। और बहुत व्यक्तियों का शासन, ये एक्सट्रीम डेमोक्रेसी हो जाएगी। तो ये आगे चल के मोबोक्रेसी में तब्दील हो जाएगी। वही भीड़ तंत्र बन जाएगा ये, है ना। फिर इसकी जो नेक्स्ट पुस्तक है द लॉज है। तो द लॉज भी संवादात्मक शैली में लिखी गई है, डायलॉग फॉर्म में ये लिखी गई है। और इस पुस्तक में हमें 12 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। इसमें 3 पात्र हैं। इस जो पुस्तक है द लॉज, इसमें 3 पात्र हैं। तो इसमें एक एथेंसवासी व्यक्ति है ना, एक एथेंस का रहने वाला व्यक्ति है। दूसरा मैगिलस है और तीसरा है क्लीनियस। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, मैगिलस और क्लीनियस ये बेसिकली सोफिस्ट थे और एक एथेंसवासी था। इसमें जो ये द लॉज है उसके 12वें भाग में एक नॉक्टर्नल काउंसिल, एक अजीब प्रकार की संस्था, नॉक्टर्नल काउंसिल या नैश परिषद या निशाचर परिषद का चर्चा की गई है। तो प्लेटो कानून को मन की उपज मानता है। और द लॉज पुस्तक थी, ये प्लेटो के जीवन की सबसे लास्ट पुस्तक थी, ये भी याद रखिएगा। द लॉज के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, तो इसमें उसने आत्म संयम का सिद्धांत दिया है। इसमें न्याय की स्थापना के लिए भौतिक निदान, साम्यवाद की बजाय आत्म संयम को महत्व दिया गया है कि आप भौतिक निदान नहीं बल्कि आत्म संयम को बढ़ावा दीजिए। अगर आप न्याय की स्थापना करना चाह रहे हैं तो भौतिक निदान, साम्यवाद, चूंकि साम्यवाद ना प्लेटो ने कह तो दिया है ना, जो वो एक आइडल स्टेट बनाना चाहता है उसमें वो साम्यवाद की चर्चा तो कर दी, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं था ना। फिर लोग प्रश्न करने लगेंगे कि भाई एक व्यक्ति जो 50 साल तक राजा ही करेगा, या आगे चल के जो अरिस्टोटल है वो भी क्रिटिसाइज करेगा कि आप कैसे किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी और स्त्रियों से अलग कर सकते हैं या परिवार से अलग कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं व्यवहारिक नहीं है। इसलिए वो कहता है कि भौतिक निदान की जगह, साम्यवाद की बजाय, है ना, हमें क्या चाहिए, हमें आत्म संयम को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी होगा, शिक्षा जरूरी होगी। फिर कानून का महत्व, तो इसमें कानून के महत्व को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है कि फिलोसफर किंग की बजाय या एक व्यक्ति के शासन की बजाय कहीं ना कहीं कानून का शासन होगा, जो सामूहिक बुद्धिमत्ता है उस पर ज़्यादा अब यहाँ पर जो प्लेटो है वो फोकस करता है। क्यों? क्योंकि उसके पता चल गया है प्लेटो को कि जो आइडल स्टेट है या फिलोसफर किंग का जो रूल है ये केवल बादलों का नगर है, इसे धरती पर उतारना कहीं ना कहीं मुश्किल है। विवेक बुद्धि के स्थान पर अब कानून को महत्व दिया जाएगा। जबकि
जो रिपब्लिक है उसमें फिलासफर किंग का कॉन्सेप्ट देता है प्लेटो, और कहता है कि इवन जो फिलासफर किंग है उसको आप कोई जो कानून है वो कानून से ऊपर होगा और उसे आप किसी कानून के बुक से नहीं बांध सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब वो किसको महत्व देता है, कानून को महत्व देता है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो प्लेटो करता है कि जो भौगोलिक राज्य की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो जो प्लेटो है वो प्लेटो का राज्य समुद्र तट से दूर दूर समुद्र तट से दूर बसा हुआ एक राज्य होगा और ये कृषि प्रधान राज्य होगा, कृषि प्रधान राज्य होगा और इसकी जनसंख्या 5040 होगी। तो प्लेटो ने जनसंख्या पर भी नियंत्रण की बात की है, जनसंख्या पर भी नियंत्रण की बात की है। क्योंकि अगर जनसंख्या बेतरतीब तरीके से बढ़ गई तो हमारा जो विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा या हम चीज़ों को गवर्नेंस हमारी ढीली पड़ जाएगी। तो भारत की यही समस्या भी है ना, जंगल राज है जो एक प्रकार से अराजकता है वो इसीलिए है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और कंट्रोल करने वाले कम लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या का सीमित होना भी जरूरी है, क्योंकि उससे जो रिसोर्सेज हैं उन पर दबाव बढ़ जाता है और फिर खींचातानी स्टार्ट हो जाती है। न्यास परिषद नॉक्टर्नल काउंसिल, तो नॉक्टर्नल जो परिषद है हमने देखा था कि 12वें अध्याय में द लॉज के इसका वर्णन किया गया है और ये एक प्रकार से एक संस्था हुआ करती थी जो हमेशा इसकी जो बैठकें हैं सदैव रात को हुआ करती थी और ये लोगों के नैतिक जीवन का निरीक्षण एवं नियंत्रण उस पर करती थी कि लोग अपने नैतिक जीवन में, निजी जीवन में किस प्रकार से जी रहे हैं, ये उन पर एक प्रकार से कंट्रोल रखा करती थी कि लोग ज़्यादा तो वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा तो लोग उत्पादन या खपत नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ों पर नियंत्रण रखती थी। इसमें 10 बुजुर्ग लोग होते थे जो मतदान द्वारा चुने जाते थे और ये जो संस्था है ये एक प्रकार से कानूनों से ऊपर है। तो अब यहाँ पर द लॉज को भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि आपने एक ऐसी संस्था, आपने फिलोसफर किंग को हटाया और कानून का शासन लाए, लेकिन कानून के शासन में भी आप एक ऐसी संस्था को बिठा रहे हैं जो कानून से ऊपर होगी, जो लोगों के नैतिक जीवन पर नियंत्रण रखेगी। तो कहीं ना कहीं फिर से आप उसी रेजिमेंटेड सोसाइटी की तरफ, बंद समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मिश्रित राज्य या संविधान पर बल दिया गया, तो यहाँ पर जो प्लेटो है तो लॉज में मिश्रित संविधान की बात करता है, जिसे आगे चल के अरिस्टोटल ने पॉलिटी का नाम दिया था। अब हम प्लेटो का आलोचनात्मक मूल्यांकन देखते हैं। तो अरस्तु जो कि प्लेटो का सबसे बड़ा डिसाइपल था, वो सबसे बड़ा क्रिटिक भी था। अरस्तु कहा करता था कि मुझे प्लेटो प्रिय है, लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ कि प्लेटो और नॉलेज में किसी एक को चुनना पड़े तो मैं नॉलेज को ज़्यादा तरजीह दूंगा, न कि प्लेटो को। तो अरस्तु ने प्लेटो के राज्य की एकता, संपत्ति व परिवार के साम्यवाद की आलोचना की है। बेसिकली अरस्तु का कहना था कि जो प्रॉपर्टी है वो लोगों की जो पर्सनालिटी है उस पे कहीं ना कहीं निखार लाने का काम करती है। एक व्यक्ति कॉन्फिडेंट महसूस करता है अगर उसके पास पैसा है, उसके पास प्रॉपर्टी। तो अगर आप किसी की प्रॉपर्टी छीन लोगे तो वो कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, और पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको मान लो कोई उपकार करना है ना, आपको स्कूल बनवानी है, सड़कें बनवानी है, तो उसके लिए आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए। तो दान धर्म के लिए भी पैसा होना चाहिए। अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो काहे का शासक, काहे का सैनिक वर्ग, फिर तो गार्जियन कहाँ हुआ, वो तो खुद मातहत हो जाएगा लोगों के। किसके उत्पादक वर्ग, जिसके पास संपत्ति होगी, कहीं ना कहीं फिर सारी चीजें उत्पादक वर्ग ही कंट्रोल करने लगे अल्टीमेटली। याद करिए मार्क्स का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसकी बातें जो अरस्तु है वो करता है। पॉपर ये इसकी जो पुस्तक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी में प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि आप फिलोसफर किंग जो कि निरंकुश होगा की बात कर रहे हैं, आप परिवार का साम्यवाद ला रहे हैं, है ना, जबरदस्ती का। तो ये सब चीजें, इन सब चीजों से जो है ना, जो प्लेटो है ये डेमोक्रेसी को भी कहीं ना कहीं भर्त्सना करता है, समाज को 3 वर्गों में बांटता है, तो है ना, आर्टिफिशियल तरीके से। तो जिसको इसलिए ये एक प्रकार से प्लेटो को ये क्रिटिसाइज करता है। तो ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, और इसके एनिमी में प्लेटो था, मार्क्स था और हीगल था। 3 लोग को ये क्रिटिसाइज करता है। ओपन सोसाइटी के ये एक प्रकार से एनिमी है। ओपन सोसाइटी क्या होती है? तो ओपन सोसाइटी बेसिकली ऐसी सोसाइटीज होती हैं जहाँ पर हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, हम दूसरों की राय ले सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। इजाया बर्लिन एक बहुत महत्वपूर्ण थिंकर हैं। तो उनकी पुस्तक है हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी।
हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी, ये 1954 में इनकी पुस्तक आती है। इसमें इन्होंने प्लेटो के इतिहासवाद की आलोचना की है और प्लेटो को इच्छा की स्वतंत्रता, बहुलवाद एवं व्यक्तिवाद का विरोधी बताया। इच्छा की स्वतंत्रता, बहुलवाद व व्यक्तिवाद का विरोधी बताया। इनकी पुस्तक को याद रखिएगा, हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी, 1954 में आई थी। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। एमपीपीएससी का जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये याद रखिएगा। क्रॉसमैन की पुस्तक है प्लेटो टुडे। तो ये क्या कहता है कि प्लेटो हमारे और अपने दोनों समयों के लिए गलत था, है ना। प्लेटो हमारे और अपने दोनों समयों के लिए गलत था। तो हमारे समय के लिए क्यों गलत है? क्योंकि आज जो बातें बता रहा है साम्यवाद की, है ना, शिक्षा वगैरह की, शिक्षा की चलो ठीक है, एक बार हम कर भी लेंगे, जो डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करता है, तो ये हमारे समय के लिए सही नहीं है और अपने समय के लिए भी सही नहीं था। क्योंकि हमने देखा था कि सिराक्यूज के शासक को गया था पढ़ाने, लेकिन वहां भी नहीं पढ़ा पाया और आइडियल स्टेट कहाँ ये बना पाया। तो ये न तो हमारे समाज के लिए सही था, ना अपने समाज के लिए सही था। लेकिन आगे चल के एक इसका एक प्रकार से प्रशंसक है लेविंसन, जो कि प्लेटो टुडे करके पुस्तक लिखता है, प्लेटो टुडे। उसमें ये कहता है कि वी आर कंपेयरिंग द अनकंपेरेबल्स। हम ऐसे लोगों को कंपेयर कर रहे हैं जो कंपेयर के योग्य ही नहीं है, इन द सेंस कि जैसे मान लो आप अगर कहोगे कि प्लेटो फासिस्ट है, तो फासिस्ट जो चीजें हैं या फासिस्ट विचारधारा है वो 20वीं सदी की देन है। मार्क्सिज्म भी कहीं ना कहीं 18वीं 19वीं सदी की देन है। तो आप एक ऐसा व्यक्ति जो लगभग 1500-1600 साल पहले हुआ था, उसने जो अपने विचार दिए हैं, उसकी बातें आप आज से कैसे मेल खाएंगी ना लोगों के। लिविंगस्टन कहता है मेरे तो समझ से ये चीजें बाहर है। फिर चैपमैन कहता है कि प्लेटो इंद्रजालिकों का राजकुमार है। इंद्रजालिक मतलब वही जादूगर, जादूगर का राजकुमार है। तो ये जादूगरी जैसी चीजें बताता है कि हम शिक्षा व्यवस्था ऐसी ला देंगे, हम फिलोसोफर किंग बना देंगे, फलाना ठिकाना। फिर हन्ना अरेंट ने इसे फांसीवाद का दार्शनिक प्रणेता बताया है और जो बार्कर है इसे प्रबुद्ध निरंकुशतावादी बोलता है। बार्कर इसे प्रबुद्ध निरंकुशतावादी बोलता है। इसके प्रशंसकों में आर निस्बेट है। लेविंसन की जो पुस्तक है प्लेटो टुडे है, लेविंसन। फिर जॉन वाइल्ड है, प्लेटोज मॉडर्न एनिमी, प्लेटोज मॉडर्न एनिमी, इसकी पुस्तक है। नेटलशिप है। इमर्सन, इमर्सन ने क्या कहा है कि प्लेटो ही दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है। यानी कि प्लेटो का इतना महत्व है कि फिलॉसफी इज इक्वल टू प्लेटो एंड प्लेटो इज इक्वल टू फिलॉसफी। मैक्सी, प्लेटो फर्स्ट यूटोपियन था, यानी फर्स्ट आइडियलिस्ट था, ये ऐसा बोलता है। फिर इसमें कुछ प्लेटो विशेष हैं, कुछ चलते चलते महत्वपूर्ण तथ्यों को और देख लेते हैं। तो एलन चोस, ये क्या है? द्वंद्वात्मक पद्धति में प्रश्नों के माध्यम से अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, वही जो डायलॉग फॉर्म है, डायलॉग फॉर्म, इसका उपयोग सुकरात करता है। ये इसे जो ग्रीक भाषा में इसके लिए शब्द क्या था? एलन चोस, एलन चोस। कैलिपोलिस, तो ये रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य है। तो रिपब्लिक में वर्णित जो आदर्श राज्य है उसे क्या कहा जाएगा? कैलिपोलिस। कैलिपोलिस ये रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य है। मैग्नेसिया, ये द लॉज में वर्णित आदर्श राज्य है जो न्याय परिषद के नियमों एवं कानूनों से संचालित होगा। मैग्नेसिया ये द लॉज में वर्णित आदर्श राज्य है जो न्याय परिषद के नियमों व कानूनों से संचालित होगा। नोटिक मैन, तो नोटिक मैन ये इसे विवेकशील प्राणी कह सकते हैं अपन, है ना। विवेकशील प्राणी को नोटिक मैन प्लेटो कहता है। फॉर्म्स ऑफ ट्रायंगल, तो टाइमस उसकी एक पुस्तक है प्लेटो की, उसमें ये मानव आत्मा के निर्माण को त्रिभुज के माध्यम से समझाता है प्लेटो ने। तो प्लेटो ने क्या कहा है? वही बात है कि जो मानव आत्मा है, तो कुछ लोग तो गोल्ड के बने हैं, कुछ सिल्वर के बने हैं और कुछ कॉपर के बने हैं, और इन सभी को जोड़ता क्या है? न्याय जोड़ता है। तो ये एक प्रकार से त्रिभुज के माध्यम से, ट्रायंगल के माध्यम से चीजों को समझाने का प्रयास करता है। अगधोम, ये फॉर्म्स ऑफ गुड है या न्याय का विचार है, ये अगधोम, तो इसे ग्रीक भाषा में अगधोम कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा। हम यहाँ से प्लेटो को समाप्त कर लेते हैं और चलते चलते आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं इनको अगर आप इनको रेगुलर लेना चाहते हैं, इनका सब्सक्रिप्शन, तो आपको 499 रुपये का पेमेंट करके मेरे व्हाट्सअप नंबर 8461973948 पर व्हाट्सअप करना है ना, स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करना है और आप इससे कोर्स से जुड़ सकते हैं ना। 8-10 क्लासेस तो अभी आएंगे, लेकिन अगर आप पूरे कोर्स का आनंद लेना चाहते हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। और 499 में एक आप ऑथेंटिक बुक भी नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकिन इसमें हम क्या आपको दे रहे हैं? इसमें 2 से 3 पुस्तकों का एक प्रकार से निचोड़ आपको दे रहेंगे। PYQs भी इसमें रहेंगे आपकी और MCQs भी टॉपिक वाइज रहेंगे।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक होने वाली है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण कोर्स होने वाला है आपके लिए, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, यही आशा के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।